अगर आप राजनीति में रुचि रखते हैं तो आपको बिहार में अक्सर होते राजनीतिक नौटंकियों के बारे में सुनने को मिलता होगा। फिर चाहे नीतीश कुमार का बीजेपी के साथ मिलना हो या फिर बीजेपी से रिश्ता तोड़कर आरजेडी का दामन पकड़ के 2014 में बिहार विधानसभा में यह बोलना कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी से दोबारा नहीं मिलेंगे। इसके बाद किसी भी परिस्थिति में लौट कर जाने का प्रश्न नहीं पैदा होता है। हम रहें या मिट्टी में मिल जाए, रहें या मिट्टी में मिल जाए, आप लोगों के साथ अब कोई समझ। लेकिन 2017 में फिर से वापस बीजेपी से जा मिले। अब सबको लग ही रहा था कि नीतीश कुमार का ये फाइनल अलायंस है, अब वो बीजेपी के साथ ही रहेंगे। साथ ही साथ आखिरी लोकसभा चुनाव में उन्होंने ये भी कहा था कि ये अब उनकी आखिरी राजनीतिक पारी होगी। और जान लीजिए आज चुनाव का आखिरी दिन है और परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। अब आप 2020 विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से बीजेपी और जेडीयू चुनाव जीतकर सत्ता में आते हैं, लेकिन फिर 2022 में नीतीश कुमार पलटी मारते हुए गठबंधन कर लेते हैं आरजेडी से। बिहार की राजनीति में जितनी उथल पुथल होती है इतनी शायद ही देश के किसी भी राज्य में आपको देखने को मिलेगी। बात तो सही है। हालांकि आज की हमारी ये वीडियो जेडीयू, बीजेपी या आरजेडी के बारे में नहीं है। आज हम बात करेंगे उस शख्स की जिसे बिहार के 2025 के विधानसभा चुनाव का गेम चेंजर माना जा रहा है। आज हम बात करेंगे सन ऑफ बिहार कहे जाने वाले पत्रकार और यूट्यूबर मनीष कश्यप की। जिन लोगों को मनीष कश्यप के बारे में नहीं मालूम वो यूट्यूब पर सच तक या केवल मनीष कश्यप सर्च करके उनके वीडियोस देख सकते हैं। आपको यह समझ जरूर आ जाएगा कि हम मनीष कश्यप को 2025 के विधानसभा चुनाव का गेम चेंजर क्यों बोल रहे हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि कौन है मनीष कश्यप और महज कुछ ही सालों में ये बिहार के प्रसिद्ध चेहरे कैसे बन गए। इंटरनेट में मिली जानकारी के मुताबिक मनीष कश्यप का जन्म 9 मार्च 1991 में बिहार के चंपारण में डुमरी गांव में हुआ था। मनीष कश्यप के पिता का नाम उदित कुमार तिवारी है और फिलहाल अभी भारतीय सेना में अपनी सेवा दे रहे हैं। दादाजी और पिताजी के फौज में होने की वजह से देशभक्ति का एक जुनून बचपन से ही मनीष कश्यप के अंदर रहा। वो हमेशा से अपने समाज के लिए और देश के लिए कुछ करना चाहते थे। हालांकि अगर मनीष कश्यप के आर्थिक स्थिति के बारे में बात करें तो ज्यादा बेहतर नहीं थी, जिसके बारे में वो अपने इंटरव्यू में अक्सर बात करते रहते हैं। गांव में भी उनके मकान का छत खपड़ायल का ही है और उनके घर को भी देखकर उनके आर्थिक स्थिति के बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है। तो बचपन में आर्थिक चुनौतियों की वजह से उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव के ही विद्यालय से ली। हालांकि मनीष कश्यप बचपन से ही पढ़ाई में काफी होशियार थे और उनकी गिनती हमेशा अपने विद्यालय के तेज तर्रार बच्चों में ही होती थी। अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद मनीष कश्यप महाराष्ट्र चले जाते हैं, जहां वो सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय में दाखिला लेकर सिविल इंजीनियरिंग करते हैं। महाराष्ट्र में रहने के दौरान उन्होंने अक्सर वहां के लोगों की बिहारियों के खिलाफ एक घृणा की मानसिकता देखी। आपको बता दें कि आज भी अक्सर दूसरे प्रदेशों से ऐसे वीडियो सामने आते हैं जिसमें दूसरे प्रदेशों में बिहार के लोगों के खिलाफ एक घृणा की मानसिकता देखने को मिलती है। बिहारी I'm already laughing। कोई पान खा के थूक रहे हैं बिहारी। तो खो जाते हुए देख के कहीं ना कहीं। They're dirty, they spit everywhere, they don't have manner। इसके बारे में भी हम आगे वीडियो में बात करेंगे, लेकिन अभी बात मनीष कश्यप की। 2016 में मनीष कश्यप ने अपनी सिविल इंजीनियरिंग पूरी करके एक अच्छी कंपनी में नौकरी भी हासिल की, लेकिन नौकरी कर रहे मनीष कश्यप के अंदर समाज के लिए कुछ करने का जुनून अक्सर रहता था और 2016 में ही उन्होंने फैसला लिया कि वो नौकरी छोड़कर अपने राज्य बिहार वापस आएंगे और वही समाज के लिए कुछ करेंगे। जिसके बाद वो 2016 में चंपारण में अपने गांव डुमरी वापस चले आते हैं। समाज के लिए कुछ करने की चाह रखने की वजह से वो सहारा लेते हैं सोशल मीडिया की। वो अपने फेसबुक प्रोफाइल पर अपने क्षेत्र में हो रही समस्याओं का वीडियो बनाकर अपने फेसबुक प्रोफाइल पर डालने लगे। आपको याद होगा कि 2015 में जियो के लॉन्च होने के बाद इंटरनेट यूजर्स में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली थी और इंटरनेट बहुत सस्ती होने की वजह से लोग अपना बहुत टाइम सोशल मीडिया पर देने लगे थे। इसका फायदा मनीष कश्यप को भी मिला और उनके वीडियोस को लगातार देखा जाने लगा और क्योंकि उनके वीडियोस हमेशा समाज में हो रहे परेशानियों पर होता था, इसलिए लोगों ने उनके वीडियोस को काफी पसंद भी किया।
देखते ही देखते इनके वीडियो शेयर होने लगे और मनीष कश्यप की एक अच्छी खासी फैन फॉलोइंग भी बन गई थी। फिर मनीष कश्यप की कई सारी वीडियोस वायरल होती है, जैसे एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर के गाड़ी के सामने लेट जाना या बेहतर सर्विस ना मिलने पर एक्साइड के सर्विस सेंटर में घुसकर बवाल काटना। शेयर करो और पटना का एक साइड बंद होना चाहिए। इसको फोन किया था, इसको। पुलवामा में हुए हमले के बाद कुछ कश्मीरी दुकानदारों के साथ हाथापाई करने के आरोप भी मनीष कश्यप पर लगते हैं, जिसकी वजह से उनकी गिरफ्तारी भी होती है, लेकिन बाद में छोड़ दिया जाता है। मनीष कश्यप के इन वीडियोस को पसंद किया जा रहा था कि सबसे पहली बार मनीष कश्यप को सबसे ज्यादा लोकप्रियता मिलती है उनके एक वीडियो से, जिसमें वो 2019 में पटना में आए बाढ़ पर अपनी बात रख रहे थे। इस वीडियो में मनीष कश्यप ने सरकार से लेकर देश के कई प्रसिद्ध हस्तियों पर भी सवाल उठाया था कि जब अन्य राज्यों में बाढ़ आती है तो सब लोग एक होकर विषय को उठाते हैं और मदद करते हैं, लेकिन हर साल बिहार में बाढ़ आने के बावजूद भी लोग इसकी चर्चा नहीं करते हैं। पटना में आए बाढ़ पर बने इस वीडियो से मनीष कश्यप को सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मिलती है। इसी बीच मनीष कश्यप ने 2018 में अपना YouTube चैनल भी शुरू कर लिया था और वहां भी अपनी वीडियोस को पोस्ट करना शुरू कर दिया। इसके बाद 2019 में ही मनीष कश्यप अपनी कंपनी स्टार्ट करते हैं सस्तक फाउंडेशन के नाम से, और बाद में YouTube पर भी वो सस्तक के नाम से अपना चैनल स्टार्ट करते हैं और अपने वीडियोस डालते हैं। इसके बाद साल 2021 में मनीष कश्यप अयांश नाम के एक बच्चे का मुद्दा उठाते हैं, जिससे उनकी प्रसिद्धि और बढ़ जाती है और फिर उन्हें बिहार के अलावा बाकी प्रदेशों में भी देखा जाने लगता है, जिसकी वजह से फिर एक बार मनीष कश्यप के फॉलोअर्स में काफी इजाफा देखने को मिलता है। दरअसल अयांश नाम का ये बच्चा एक गंभीर बीमारी SMA टाइप 1 से पीड़ित था और ये एक ऐसी बीमारी है जिसके इलाज के लिए लगभग 16 करोड़ के इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है। ये एक ऐसी रकम है जो किसी आम आदमी क्या बल्कि अमीर से अमीर आदमी के लिए भी इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है। फिर मनीष कश्यप किसी फरिश्ते की तरह इस बच्चे को बचाने के लिए आगे आते हैं और पूरे देश के लोगों से अयांश की मदद करने की गुहार लगाते हैं। मनीष कश्यप की कोशिश काफी सफल भी होती है और लगभग 8 करोड़ रुपए चंदा इकट्ठा भी हो जाते हैं। अभी अयांश को बचाने की मुहिम चल ही रही थी कि तभी सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से एक नकारात्मक खबर फैलती है। खबर थी अयांश के पिता के पूर्व में किसी स्कैम में शामिल होने की। यह खबर फैलने के बाद इसका सीधा असर अयांश को बचाने की मुहिम में देखने को मिलता है और फिर अयांश को चंदा मिलना लगभग बंद हो जाता है। मनीष कश्यप ने भी अपने तरफ से पूरी कोशिश की चंदे को जारी रखने की, लेकिन फिर मनीष कश्यप पर भी गलत आरोप लगने लगते हैं, जिसकी वजह से ये मुहिम उन्हें बीच में ही छोड़नी पड़ती है। अयांश के बाद मनीष कश्यप एक बार फिर से सामाजिक मुद्दों पर वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। एक साल बाद इसी बीच तमिलनाडु से कुछ खबरें सामने आती हैं कि तमिलनाडु में दूसरे राज्यों से आए लोगों के साथ बदसलूकी की जा रही है, खास तौर पर उन लोगों के साथ जो तमिल भाषा नहीं बोल पाते हैं। The Dravidar Kazhagam, the parent body of the ruling DMK in Tamil Nadu, is holding an anti-Hindi agitation. खबरें तो ये भी आती हैं कि सबसे ज्यादा परेशानी वहाँ के मजदूरों के साथ हो रही है और मजदूरों के साथ हाथापाई तक हो रही है। तमिलनाडु में मजदूरों के साथ कथित मारपीट का वीडियो देश भर में वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो से मजदूर खौफ में दिख रहे हैं। इनमें ज्यादातर मजदूर यूपी, बिहार और राजस्थान के होते हैं। ऐसे कई सारे वीडियोस में सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं जहां कथित तौर पर तमिलनाडु के लोकल्स को दूसरे राज्यों के लोगों पर तमिल भाषा बोलने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। ये सारी खबर सुनने के बाद मनीष कश्यप भी तमिलनाडु जाते हैं और वहां के मजदूरों से बात करके इन खबरों की पुष्टि करते हैं। फिर मनीष कश्यप काफी आक्रामक होकर वीडियो बनाते हैं जहां वो बिहार सरकार, केंद्र सरकार और तमिलनाडु की सरकार पर लगातार सवाल डालते हैं। वो अपने सोशल मीडिया हैंडल से कई सारे पोस्ट भी शेयर करते हैं जहां तमिलनाडु में बिहारी मजदूर और हिंदी पट्टी लोगों के साथ दुर्व्यवहार होते हुए देखा जा सकता था। मनीष कश्यप इस मुद्दे पर बिहार सरकार पर लगातार आक्रामक रहते हैं और बिहार में रोजगार नहीं होने पर भी कई सारे सवाल दागते हैं। अब जैसा कि हमने अपने वीडियो में पहले भी बताया था कि नीतीश कुमार ने एक बार फिर 2022 में आरजेडी के साथ महागठबंधन में अपनी सरकार बना ली थी, तो ऐसा माना जाता है कि मनीष कश्यप के इन सवालों से महागठबंधन के कई नेता नाखुश होते हैं और फिर मनीष कश्यप पे FIR होने की लड़ी लग जाती है। एक ही जैसे धाराओं पर मनीष कश्यप पर कुल 10 FIR होते हैं, जिसमें 4 बिहार में और 6 तमिलनाडु के अलग अलग राज्यों में किए जाते हैं। FIR होने के बाद भी
सरकार के सामने झुकने के बजाय मनीष कश्यप और आक्रामक होकर सरकार पर सवाल उठाते हैं, जिसके बाद उन पर एनएसए भी लगा दिया जाता है। यूट्यूबर मनीष कश्यप पर एनएसए लगा दिया गया है। एनएसए का पूरा मतलब होता है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। ये धारा किसी पर तभी लगाई जाती है जब किसी सरकार को लगता है कि वो व्यक्ति उन्हें देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे काम को करने से रोक रहा है और उसमें बाधा डाल रहा है। ये धारा तब भी लगाई जा सकती है जब किसी राज्य को किसी व्यक्ति पे राज्य या देश की सुरक्षा आहत करने का शक हो। इस धारा को राज्य सरकार या जिलाधिकारी किसी व्यक्ति पर लगा सकते हैं। ये धारा लगाने के बाद किसी भी व्यक्ति को कम से कम 1 साल तक जेल में रखा जा सकता है। मनीष कश्यप पर एनएसए लगाने के बाद उनको गिरफ्तार कर पहले 4 महीने कर्नाटक और फिर 5 महीने बिहार के बेऊर जेल में रखा जाता है। 9 महीने बाद मद्रास हाईकोर्ट मनीष कश्यप पर लगे एनएसए को खारिज कर देती है, मतलब मनीष कश्यप पर एनएसए लगाने को गलत बताती है, जिसकी वजह से 9 महीने बाद 23 दिसंबर 2023 को मनीष कश्यप जेल से बाहर आते हैं। यूट्यूबर मनीष कश्यप को हाई कोर्ट से मिली राहत। यूट्यूबर मनीष कश्यप को कोर्ट से मिली जमानत। मद्रास हाई कोर्ट ने एनएसए आरोप को किया खारिज। मनीष कश्यप के बाहर आते ही उनके चाहने वालों का उन्हें एक बार देखने के लिए तांता लग जाता है और उनका भव्य स्वागत किया जाता है। सन ऑफ बिहार के स्वागत में जो गहलोर की जनता है वो भीड़ उमड़ चुका है। सन ऑफ बिहार को प्रेम करने वाले लोगों की संख्या इतनी अधिक है, गहलोर की जो गलियां है वो भर। जेल से बाहर आते ही मनीष कश्यप बिहार और तमिलनाडु सरकार पर साजिश करके झूठे केस में उन्हें फंसाकर जेल भेजने का आरोप लगाते हैं। हालांकि हम मनीष कश्यप के इन आरोपों पर विश्वास भी कर सकते हैं, क्योंकि मद्रास उच्च न्यायालय ने खुद एनएसए खारिज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी तमिलनाडु सरकार से मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगाने के लिए जवाब मांगा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मनीष कश्यप को लेकर जो एनएसए लगाया गया था उसे लेकर तमिलनाडु सरकार से जवाब मांगा है, नोटिस दिया गया है। खैर, एनएसए खारिज होने के बाद ये सवाल तो जरूर उठता है कि मनीष कश्यप ने 9 महीने जो जेल में काटे, इसका जवाब कौन देगा? क्या किसी पत्रकार या यूट्यूबर पर सरकार से सामाजिक सवाल उठाने के लिए उसे जेल भेजना या एनएसए लगाना जायज है? और अब जब आपने मनीष कश्यप पर फर्जी एनएसए का केस कर दिया, तो क्या उस जिलाधिकारी को जिसने मनीष कश्यप पर एनएसए लगाने का आदेश दिया था, उन पर कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या उन जिलाधिकारी से सवाल नहीं पूछना चाहिए कि किस बेसिस पर आपने मनीष कश्यप पर एनएसए लगाया? क्या मनीष कश्यप पर एनएसए उन्होंने किसी सरकारी दबाव में आकर लगाया था? ऐसे बहुत से सवाल हैं जो सरकार और सरकारी अधिकारियों पर उठते हैं। खैर, अब आते हैं हम अपनी उस बात पर जहां मनीष कश्यप को 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा में एक गेम चेंजर बता रहे थे। दरअसल जेल से बाहर आने के बाद मनीष कश्यप लगातार बीजेपी के दिग्गज नेताओं से मिल रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने बीजेपी एमपी मनोज तिवारी और बीजेपी से बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी से भी मुलाकात किया। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि 2025 में विधानसभा चुनाव में मनीष कश्यप को बीजेपी से भी टिकट दिया जाएगा। वैसे आपको बता दें कि 2020 में मनीष कश्यप चनपटिया क्षेत्र से निर्दलीय विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, जहां उन्हें तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा वोट हासिल हुआ। अगर ये मनीष कश्यप की बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ने की अटकलें सही होती हैं, तो मौजूदा बिहार सरकार के लिए मनीष कश्यप काफी मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। अगर मनीष कश्यप के फॉलोअर्स की बात करें तो सिर्फ यूट्यूब पर उनके साथ लगभग 80 लाख लोग सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, जिससे ये पता चलता है कि पूरे बिहार में मनीष कश्यप का एक बड़ा प्रभाव है। अब अगर आरोपों की बात करें तो लगभग 18 मामले मनीष कश्यप पर चल रहे हैं, जिसमें सारे के सारे मामले किसी सरकारी अधिकारी या सरकारी काम में बाधा डालने को लेकर लगाई गई है। आपको बता दें कि ऐसे मामले हमें अक्सर पत्रकारों और सोशल एक्टिविस्ट पर सुनने को मिलती है, क्योंकि सरकार या सरकारी अधिकारी से सवाल करने पर यह धारा सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को डराने और उन्हें चुप कराने के लिए। मनीष कश्यप को एक बार पूर्व में भी जेल जाना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने बेतिया के महारानी जानकी अस्पताल में बनी किंग एडवर्ड 7 की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया था। इस विवाद पर मनीष कश्यप का कहना था कि हमें अंग्रेजों की मूर्तियां लगाने की क्या जरूरत है,
जिन्होंने 250 साल हमारे देश पर अत्याचार किया है। हमें अंग्रेजों को हमसे बेहतर समझने की मानसिकता से बाहर निकलना चाहिए। और बात भी सही थी। अक्सर ये देखा जाता है कि जिस इंसान को इंग्लिश ज्यादा बेहतर आती है उसे हमारे समाज में ज्यादा बुद्धिमान माना जाता है। अगर किसी टूरिस्ट प्लेस में भी कोई अंग्रेज दिख जाए तो लोग अक्सर उसके साथ फोटो खिंचवाते हुए दिख जाएंगे। क्या आपने कभी विदेशों में देखा है किसी भी अंग्रेज को भारत के किसी नागरिक के साथ फोटो खिंचवाते हुए? जवाब मिलेगा नहीं, क्योंकि आज भी विदेशों में भारतीयों को थोड़ा इंफीरियर यानी कि हीन भावना से देखा जाता है। तो फिर हम अंग्रेज या अंग्रेजी को हमेशा बेहतर क्यों मानते हैं? हमें जरूरत है इस मानसिकता से बाहर आने की। खैर, इस मुद्दे पर हम किसी और दिन जरूर बात करेंगे। बाकी मनीष कश्यप से जुड़ी कोई भी बड़ी खबर अगर सामने आती है तो हम आपको जरूर बताएंगे। अब दीजिए हमें इजाजत। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें